हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे प्यारे शेरों। आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। बच्चों, डी ब्रॉगली ने एक ऐसी घटना कर दी कि बिल्कुल दुनिया वालों को उसने सन्न करके रख दिया। उसने क्या किया जरा देखो। उसने बताया कि जो किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, वो इलेक्ट्रॉन आइडियल सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमता है। वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेव मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? वेव मोशन करता है। ये देख लीजिए कैसा मोशन करता है, वेव मोशन। प्यारे सरकारों, इसको उसने ऐसे हवा में नहीं बोला। बहुत सारे डी ब्रॉगली ने क्या किए, एविडेंसेस दिए जमाने के सामने, जिससे वो अपनी इस बात को प्रूफ कर सके। आइए देखते हैं एक एक चीजों को। सबसे पहले बच्चों, उसने बोला क्या उसने कर दिखाया। उसने इलेक्ट्रॉन बीम का ऐसी दो घटना कर दी कि पूरी दुनिया को उसने सन्न कर दिया। बिल्कुल क्या क्या किया मैं बताता हूं। सबसे पहले उसने इलेक्ट्रॉन बीम लिया और उसने इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरफेरेंस कर दिया। बच्चों, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे 12th में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो ये बताता है कि इंटरफेरेंस सिर्फ वेव का हो सकता है, किसी पार्टिकल का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। जहां पर चमकदार डार्क और जो है चमकीले फ्रिंजेस मिलते हैं, वो 12वीं के फिजिक्स का पार्ट है। तो बच्चों, उसने इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरफेरेंस करा दिया। और इंटरफेरेंस अगर किसी का हो रहा है तो एकदम 100% प्रूव्ड है कि वो वेव है। उसने इंटरफेरेंस तक ही बात नहीं रोकी, उसने इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन करा दिया। अब बच्चों, डिफ्रैक्शन अगर किसी का हो रहा है तो यह भी फुल प्रूव्ड बात है कि वो कुछ और नहीं, वेव है। तो इलेक्ट्रॉन बीम के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से ये बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी दिखाता है। अरे इनके गुरुजी आइंस्टाइन ने तो बोला था, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला दुनिया के हर मास के पास वेव है। मैं चल रहा हूं, मुझसे जुड़ी एक वेव है। हवाई जहाज उड़ रही है, उससे जुड़ी हुई एक वेव है। हाथी चल रही है, उससे जुड़ी हुई एक वेव है। ट्रेन दौड़ रही है, उससे जुड़ी हुई एक वेव है। दुनिया में सभी मास अगर मोशन की स्थिति में है तो उसके पास वेव होगा। हाँ, मास ज्यादा होने पर वेव जो है वो मिजरेबल नहीं रह जाती है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। वो जब बहुत कम मास होता है, बहुत छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड ऑल, इन पे वेल प्रूव तरीके से अप्लाई होता है। तो आइंस्टाइन ने तो बोला डी ब्रॉगली को कि तुम ये ना कहो कि इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ा हुआ क्या रहता है, वेव रहता है। धरती पर जो भी मास है अगर वो मूव करेगा तो उससे जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, वेव मिलेगा। डी ब्रॉगली ने बोला हाँ ठीक है भाई गुरुजी, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक्चुअली मेजरेबल वैल्यू किसके लिए मिलती है, किसके लिए मिलती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। चलो अब चलते हैं यहां से। तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब उसने पार्टिकल नेचर कैसे प्रमाणित कर दिया, जो कि ऑलरेडी लोगों को मालूम था। बच्चों जरा देखो, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो कितनी होती है, हाफ mv के स्क्वायर, किस mv स्क्वायर के बराबर। अब किसी चीज के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये बिल्कुल वेल प्रूव्ड बात है कि वो कुछ और नहीं, पार्टिकल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी का होना उसे पार्टिकल बना देता है। इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होना उसे वेव बना देता है। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ बातें और बोलेंगे आपको। सबसे पहली बात तो यही बोलूंगा मैं आपको कि ऐसे पार्टिकल जिन पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एप्लीकेबल होता है उन्हें वेव पार्टिकल बोलते हैं। तो वैसे तो सभी मास के पास क्या होता है, अगर मूवेबल कंडीशन में है तो वेव है, बट जिनका मेजरेबल होता है उन्हें वेव पार्टिकल बोलते हैं। तो अपन जैसे कि ऐसे बोल देंगे कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज properly work on microscopic particle जो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि क्या, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं सरकारों, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्यारे सरकार, अगर इतनी बात आप मान लेते हैं तो एक बात और सुन लीजिए कि
फोर्थ पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, वेव पार्टिकल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हें आप क्या बोल सकते हो, वेव पार्टिकल। यानी कि दोज पार्टिकल्स जिससे जुड़ी हुई वेव प्रॉपरली मेजरेबल हो, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, वेव पार्टिकल बोल सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, धीरे से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में आइए एक एक करके हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसने सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ शेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जरा मेरे प्यारे बच्चों समझना, स्टेबिलिटी ऑफ शेल। उसने बोला कि वही शेल मोर स्टेबल होगा जिसका सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर होगा। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये एक एटम है और इसी के बगल में मैं एक और दूसरा एटम बना देता हूं जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आइडियल सर्कुलर पाथ पे तो घूमेगा नहीं। डी ब्रॉगली ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव मोशन करता है। अगर वेव मोशन करेगा, मान लीजिए पोजीशन यहां था, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। अगर यहां हम देखें तो देखिए, इसे एक कंप्लीट वेव मानते हो ना, ये इसे यहां से यहां तक की दूरी को भी अपन वेवलेंथ बोलते हैं। या अगर इसे आगे बढ़ा दो तो ऊपर वाले को इसे अपन क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, और नीचे वाले को अपन ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस को भी अपन क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ। या एक पूरी वेव की भी लंबाई को अपन क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ। तो यहां अगर बच्चों मैं देखूं तो आप भी मेरा सपोर्ट करिए और बताइएगा आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं। देखिए, यहां से यहां तक एक वेव है, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक 4, फिर यहां से यहां तक 5, फिर यहां से यहां तक 6। यानी कि बच्चों इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है बच्चों, वो 2 पाई आर के बराबर होता है। अब ये 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर है, बिल्कुल है। यहां एन की वैल्यू कितनी है, अबव एग्जांपल में 6। अगर किसी शेल के लिए 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर होता है, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि वो शेल हाईली स्टेबल है, वो शेल हाईली स्टेबल है। और इसे प्यारे बच्चों इन फेज कंडीशन भी बोला जाता है, इन फेज कंडीशन, इन फेज कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अपार्ट ऑफ दिस अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये देखो ये 6.5 हो गया। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6। अब ये देखिए, ये ऊपर तो गया बट नीचे नहीं आ पाया। तो ये इतना देखो आधा हिस्सा है कि नहीं है, ध्यानपूर्वक देख लो बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर नहीं है। एक्चुअली वही शेल स्टेबल होते हैं जिसका 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर हो, और एन कितना हो, 1 2 3 4। एन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बच्चों, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें तो क्या आ रहा है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 6.5 लैम्डा आ रहा है ना, तो एन क्या हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। यानी कि 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर नहीं है। अगर 2 पाई आर एन लैम्डा के बराबर नहीं है तो डी ब्रॉगली ने बोला कि ऐसा शेल सपने में भी अस्तित्व में रह ही नहीं सकता, एग्जिस्टेंस में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ऐसे किसी शेल का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने बोला कि ये हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। और इसे अपन आउट फेज कंडीशन भी बोल सकते हैं, आउट फेज कंडीशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया डी ब्रॉगली ने कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ वही शेल स्टेबल होते हैं जो क्या रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ वही सेल स्टेबल होते हैं जिसके लिए 2 पाई आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन लैम्डा के बराबर होती है। अब बच्चों हम इन वेव पार्टिकल्स से जुड़े हुए वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ
मोमेंटम। प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो लैम्डा है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो h अपॉन p होता है, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे बहुत बार बता दी है। राउंड ऑफ में 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। हरदम सोते जागते, जब तक आपका नीट जेई दोनों एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको इसे सोते जागते याद रखना है बच्चों, याद रखिए ये चीज। प्यारे सरकार, अब हम लोग धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हमने देखा, दूसरा फॉर्मूला देखिए, हमसे कहता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा सरकारों, फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों को मालूम होता है कि मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ऊपर एरो का साइन बनाना इस बात का प्रमाण देता है कि दे आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत नहीं लगती है, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत लगती है। फिजिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री बिल्कुल भी प्यारा सब्जेक्ट नहीं है, बट दोनों में एक बड़ी अच्छी बात है, फिजिक्स को पढ़ना आसान है और समझना आसान है, बट एग्ज़ाम में नंबर लाना कठिन है। केमिस्ट्री को पढ़ना कठिन है बट समझना और नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर एक बार होल्ड हो जाए तो पढ़ना थोड़ा कठिन लगता है, ये तो है भाई। बट हमें कुछ भी हमारा फेवरेट नहीं होना चाहिए। जो भी हमें एग्ज़ाम तक या हमारी कल्पनाओं की दुनिया तक, आईआईटी में जाना चाहते हो, एम्स में जाना चाहते हो, या जीएमसीज में जाना चाहते हो, एनआईटीज़ में जाना चाहते हो, जो तुम्हारी कल्पनाओं की दुनिया है और जो तुम्हारी वास्तविकता है उसके बीच जो भी पुल का काम करे वो सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इन कल्पनाओं की दुनिया और वास्तविकता के बीच में सबसे बड़ा ब्रिज होता है बच्चों डिसिप्लिन। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आ ही जाता है, सबसे मेन पार्ट क्या है, डिसिप्लिन। तो जैसी जिंदगी आप कल्पना करते हैं और जैसी वास्तव में जी रहे हैं, इसके बीच का जो ब्रिज है वो है अनुशासन, और उसको जितना मेंटेन रखेंगे उतना आसानी से वहां तक पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे शेरों, आइए देखते हैं यहाँ पर लैम्डा पीछे हमने देखा h अपॉन p था, तो अब बच्चों रिप्लेस कर देंगे, ये m इंटू वी हो जाएगा, ये वेवलेंथ का दूसरा फॉर्मूला बन गया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तीसरा देखेंगे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होगी वो क्या होगी, जरा देखो। पीछे हमने देखा h अपॉन m v देखा, ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 2ke अपॉन m आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक स्टेप और चलोगे तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2ke अपॉन m हो जाएगा। उठा के इसमें डाल दो v की वैल्यू, तो जब उठा के v की वैल्यू डालोगे तो h अपॉन m इंटू वी की जगह क्या पुट करोगे, अंडर रूट 2ke बाई m, अंदर ले जाओगे m को तो h अपॉन अंडर रूट 2, ये m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर ke अपॉन m से m कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल फार्मूला h अपॉन अंडर रूट 2m हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ से हमने v की वैल्यू उठाई और ये v की वैल्यू उठा के सरपट डाला मैंने यहाँ पे, और मुझे ये रिलेशन मिल गया। यानी फाइनली हमें क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m। यानी कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें इन टर्म्स ऑफ व्हाट चाहिए, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना। फार्मूला नहीं याद रखेगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों। आगे देखो, कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अच्छा अब देखो, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच मान लो हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो सामान्य तौर पे जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v वोल्ट का है, ठीक है। अगर v वोल्ट का है तो आपको मालूम होगा कि अगर q चार्ज को v वोल्टेज में एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पीछे मैंने ही समझा रखा है, वो q इंटू वी के बराबर होती है। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी पा जाएंगे। पीछे हमने
लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के डेराइव किया था। अब के की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, के क्यू इंटू वी के बराबर हो गया, तो लैम्डा क्या हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ये हमें लगभग चौथा फार्मूला मिल गया। अभी बात खत्म नहीं हुई है प्यारे बच्चों, इसके लिए एक और मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर h m और q की वैल्यू डालोगे, h की वैल्यू कितनी डालोगे 6.634 इंटू 10⁻⁻34, m कितना डालोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये क्या है जूल सेकेंड। q कितना डाल दोगे 1.67, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये सारी वैल्यू डालोगे तो लैम्डा आ जाएगा 12.25 अपॉन अंडर रूट v, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये फार्मूला याद रखना, तो आप इस लंबे चौड़े कैलकुलेशन से बच जाओगे। देखो क्या है, ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉन का ही पूछता है। अगर मान लो एग्जाम में आया आप इसको नहीं याद रखते, इसे याद रखते हैं, तो h डालोगे, m डालोगे, q डालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, रूट लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके रूट लोगे, बाहर ले आओगे, फिर इससे डिवीजन करोगे, तब जाके पाओगे। तो ज़्यादा फेवरेबल फार्मूला ये है, याद रखोगे तो थोड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन आपके सिकंजे में फंस जाएगा। अगला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा ये क्या था, वोल्टेज हो गया, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स में पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 3/2 kT लिखते हो। और अगर 3/2 kT लिखते हो तो ऐसी स्थिति में बच्चों एफ लैम्डा क्या आया h अपॉन अंडर रूट 2m k। अब k की जगह क्या पुट कर दोगे 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 3m kT आ जाएगा। 3m kT आ गया, जहाँ m मास है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फिजिक्स में आपको बहुत डिटेल पढ़ाया जाएगा, और t क्या है टेम्परेचर इन केल्विन है। तो ये फार्मूला डेराइव होके निकल गया, किसके लिए टेम्परेचर के लिए। प्यारे बच्चों, कुल अगर हम लोग देखें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कितने फार्मूले बने, चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला बना था h अपॉन पी, उसके बाद बच्चों दूसरा बना था h अपॉन एम वी, तीसरा क्या बना था h अपॉन अंडर रूट 2m के ई, और चौथा क्या बना था बच्चों h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। भाई याद रखना पड़ेगा ना, ये तो जब आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपको चीज़ें बिल्कुल मेमोराइज भी होनी चाहिए। पांचवा फॉर्मूला क्या बना बच्चों, लैम्डा इक्वल्स टू h, सॉरी वो मैथमेटिकल डिजिट वाला, चलो उसको भी लिख देते हैं 12.25 रूट वी एंगस्ट्रॉम में। छठा फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट 3m kT। ये 6 फार्मूले बने बच्चों किसके, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो सर्कुलर पाथ पर वो वेव मोशन करता है, उसी वेव की वेवलेंथ है। ठीक है, चलते हैं अब घुसते हैं क्वेश्चन में। सब चीज़ों का जो ताकत है वो है न्यूमेरिकल। जितना क्वेश्चन करोगे बच्चों उतना मजा लूट पाओगे। अब जरा देखो, अगर मैं थोड़ा सा भी आगे चलूं और पढ़ूं, आपको बोलूं, कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। हमसे कहता है कि वेवलेंथ का रेशियो निकालो, किसके किसके, प्रोटॉन के और अल्फा पार्टिकल। तो बहुत बार मैंने पीछे के लेक्चर में समझा रखा है, अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो He+ बचता है 2, ये एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस बचता है, क्योंकि ये क्या है 2He4 है। और जब इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पहले देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था 2, प्रोटॉन कितना था 2, न्यूट्रॉन कितना था 2, अभी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, प्रोटॉन कितना हो गया 2, न्यूट्रॉन कितना हो गया 2। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा, इसका मतलब कि सिर्फ न्यूक्लियस बचा। यानी कि जब हम प्यारे बच्चों हीलियम में से क्या करते हैं,
सारे इलेक्ट्रॉन उसके निकाल दें तो जो भी कुछ बचता है वो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है प्यारे बच्चों, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, चलो कहता है तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ए, इफ दियर मोमेंटम इज सेम, अगर इनका मोमेंटम सेम हो। ठीक है, चलो ए को सॉल्व कर देते हैं। तो मोमेंटम की बात कर रहा है तो जो फॉर्मूला लगेगा वो H/P लगेगा। तो चलो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा बच्चों, H/P ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। ठीक है, मान दिया। उसके बाद बताओ भैया, जो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, H/P ऑफ व्हाट, P ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा। यहां लगा दिया। अब कह रहा है मुझे रेशियो दो, किसका, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल। चलो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल H/P प्रोटॉन और ये P अल्फा पार्टिकल अपॉन H। अब जरा ध्यान से देखो तो H से H क्या हो जाएगा बच्चों, H से H कट जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन लगा रहा है कि दियर मोमेंटम इज सेम, यानी कि इनके मोमेंटम आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर इनके मोमेंटम आपस में बराबर हैं बच्चों तो ऐसी स्थिति में ये भी इससे कट जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा कि लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इज 1:1। और हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे जरा देखिए, इतने हिस्से को सेपरेट कर दूं तो ये ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब बी पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या कहता है कि उनका रेशियो तो निकालो, बट इस बार उनका क्या सेम है, इस बार उनकी वेलोसिटी सेम है। ठीक है, अब बच्चों अगर उनकी वेलोसिटी सेम है तो देखो, वेलोसिटी सेम है तो खेल बना देंगे। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, वेलोसिटी वाला, H/mv। तो ध्यान से देखना, लैम्डा प्रोटॉन हो जाएगा H/m प्रोटॉन v प्रोटॉन, और लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, H/m अल्फा पार्टिकल v अल्फा पार्टिकल। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 बोल दो, दोनों का रेशियो लो दो। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल H/m प्रोटॉन और v प्रोटॉन, और ऊपर जाएगा m अल्फा v अल्फा अपॉन h। अब प्यारे बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट से जो है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कट जाएगी, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से क्लियर कट लैंग्वेज में हमको बोल रहा है कि तब रेशियो निकालो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जब उनकी वेलोसिटीज क्या हो, सेम हो, तब उनके वेवलेंथ का रेशियो निकालो। तो जब वेलोसिटी सेम क्वेश्चन में बोला है तो मैं वैल्यू काट दूंगा वेलोसिटी वाली, यानी कि लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा पार्टिकल क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो अल्फा पार्टिकल में टोटल 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके रहते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और हम अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान से समझना, कमजोर बच्चों को ये नहीं समझता है, अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, टोटल 4। तो 4 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन भी लिख सकता हूँ, और मेरी मर्जी चाहे 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन भी लिख सकता हूँ भाई। और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर होता है ना। तो कुल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की नंबर्स कितने हैं, 4। तो अगर नंबर्स को एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुल मास नहीं आ जाएगा। जैसे एक समोसा 10 रुपए का, तो 10 समोसा 100 रुपए का। मैंने नंबर को एक समोसे के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल समोसे का प्राइस आ गया। वैसे ही मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे टोटल मास मिल गया। यहाँ रेशियो ले देंगे, कट जाएगा। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल 4:1 आ जाएगा बच्चों। अब आगे चलेंगे, सी पार्ट में देखिए कहता है कि अगर उनका क्या सेम हो जाए, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन था बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन
√2m ke। अब थोड़ा सावधान रहना क्योंकि डायरेक्ट लिखूंगा। देखो डिवाइड करते हैं ना बार अलग अलग लिख करके, तो जब हम लिखेंगे लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन वाला क्या हो जाएगा H अपॉन √2m प्रोटॉन और ke प्रोटॉन इनटू अल्फा पार्टिकल से डिवाइड किए तो ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, यानी √2m अल्फा पार्टिकल। अरे भाई तुम ऐसे अलग अलग लिख के डिवाइड करोगे, देखो अल्फा वाला मास देखो ऊपर, इसमें जो डिनोमिनेटर में है जब डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है ना। अपॉन H, H से H कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल √2m अल्फा ke अल्फा अपॉन 2m प्रोटॉन ke प्रोटॉन हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है बच्चों कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे, 2 से 2 कट कर देंगे। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आया था अभी, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही है। जब इसको काटोगे तो कट जाएगा, और 4 का रूट कितना आ जाता है 2, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तीसरे केस में जब हम रेशियो निकालेंगे, कब, जब उनकी आपस में क्या बराबर हो, जब उनकी आपस में काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 2:1। अब बच्चों आगे देखो, आगे भी बात को समझो, और भी पार्ट है। चौथे पार्ट में कह रहा है कि इफ दियर एक्सीलरेशन पोटेंशियल इज सेम, यानी कि प्रोटॉन भी एक्सीलरेट किया जा रहा है और अल्फा पार्टिकल भी एक्सीलरेट किया जा रहा है, बट दोनों इक्वल पोटेंशियल से एक्सीलरेट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले D का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो D का सॉल्यूशन बनाने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें वोल्टेज आता हो √2m QV। तो जो प्रोटॉन का होगा उसमें ये सब किसके हो जाएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से जो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा वो क्या होगा H अपॉन √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, वोल्टेज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर मैं इसे 1 और इसे 2 मान दूं और दोनों का रेशियो ले दूं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं, तो बच्चों देखो क्या होगा। इक्वेशन नंबर 1 को जब आप इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर LHS में क्या है, लैम्डा प्रोटॉन, इधर क्या है अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, इधर क्या है H अपॉन √2m प्रोटॉन, Q प्रोटॉन, V प्रोटॉन। हियर V इज द वोल्टेज। यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा √m अल्फा, Q अल्फा, V अल्फा अपॉन H, H से H कैंसिल हो जाएगा और इन सब पे रूट चढ़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ होगा मास ऑफ अल्फा Q अल्फा, क्योंकि कह रहा है दोनों का वोल्टेज सेम है तो V से V भी कट जाएगा, ओवरऑल रूट में आने के बाद कटेगा, तो आप मैथमेटिकली समझ ही रहे होंगे, अपॉन M प्रोटॉन, Q प्रोटॉन। अब यहाँ समझदारी से बात करना, He+2, +2 का मतलब +2 चार्ज नहीं होता है, मैंने पीछे समझा रखा है। +2 का मतलब होता है 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, पीछे निकाला है, और चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन अंडर रूट में। यहाँ क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और QP क्या है चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। अब बच्चों चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन से चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कट गया, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, ये आ गया √8 यानी 2√2 अपॉन 1। यानी इस स्थिति में, इस केस में D वाले ऑप्शन में जो लैम्डा प्रोटॉन है उसका लैम्डा अल्फा पार्टिकल के साथ जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 2√2:1। अगला कहता है बच्चों अगर उनका टेम्परेचर सेम हो, ठीक है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। टेम्परेचर वाले का फॉर्मूला क्या था H अपॉन √3
एम के टी। तो अब डायरेक्ट लिखता हूँ, इतना तो समझ लेना। देखो, जब लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, सब पे रूट लग जाएगा 3m अल्फा के टी अल्फा, और नीचे प्रोटॉन का आ जाएगा 3m प्रोटॉन के टी प्रोटॉन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर सेम है, मास अलग अलग है, 3 से 3 कट गया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना होता है, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, कट गया 2:1 आया। यानी कि 2:1 का रेशियो होगा जब उनका क्या सेम हो बच्चों, टेम्परेचर। और कब आया था 2:1 का रेशियो, जब उनका क्या सेम हो, काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी सेम होने पर रेशियो आएगा किसी दो अलग अलग पार्टिकल का, वही टेम्परेचर सेम होने पर भी रेशियो आता है। अब धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि ए प्रोटॉन एंड ए Li+3 न्यूक्लियस, लिथियम के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन है और एक Li+3 न्यूक्लियस है, एक्सिलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, ठीक है। इफ Li+3 एंड लैम्डा p denoted the de Broglie wavelengths of Li+3 and proton, it's okay, then the value of this, ठीक है, हमें ये चाहिए। यानी कि लैम्डा Li+3 अपॉन लैम्डा प्रोटॉन चाहिए। ये कितना दिया है, x इंटू 10⁻⁻1, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों वोल्टेज सेम था, ठीक है, तो चलो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लिखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV। तो लैम्डा Li+3 क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 7 होता है इसका मास नंबर लिथियम का, तो मास इसका कितना हो जाएगा, इसके पास 7 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो 7 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन या 1 प्रोटॉन इंटू चार्ज कितना है 3 प्रोटॉन के बराबर, 3 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, और इसका वोल्टेज सेम है तो V ही रहने देते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम लैम्डा ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और Q क्या है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, और बच्चों वोल्टेज सेम है, ठीक है। अब रेशियो मार दो इनका। जब इनका रेशियो ले दोगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दोगे, तो देखो लैम्डा Li+3 अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, h से h अपॉन अंडर रूट, ये 2 है, ये 7 है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन को mp ही रहने दो, और इंटू 3 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन को कोई वैल्यू मान दो, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा, q, और इंटू ये क्या हो गया, वोल्टेज। जब डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, किसका वाला, प्रोटॉन वाला। तो देखो 2 मास ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज को q मान दो, वोल्टेज को v मान दो, अपॉन में h से h कैंसिल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों रूट को सबके ऊपर ले आ दोगे जब, तो ध्यान पूर्वक देखना, रूट को सबके ऊपर ले आ दोगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, देखिए क्या आ जाएगा। धैर्य पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। प्यारे बच्चों जरा देखिए, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा Li+3 अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, ये कितना हो गया, अंडर रूट 2m प्रोटॉन, Q क्या है, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन अपॉन वोल्टेज 2 इंटू 7 इंटू m प्रोटॉन, और ये क्या हो जाएगा 3q इंटू v से v कट गया, q से q कट गया, इससे ये कट गया। तो फाइनली यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये हमारे पास निकल के आ गया, ऊपर तो बचा हमारे √2 और नीचे क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा 7 3 21, 1/21। अब 1/21 को अगर हमें सॉल्व करना है तो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। Li+3 अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, देखो ये जो रूट होगा 21 का, 4 का रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो अगर
इसे हम लोग देखें तो इसको हम मान सकते हैं कि 1 और बाहर कितना आ जाएगा, ये 25 और 16 में किसके ज़्यादा करीब है, तो 16 4 20 1 21, लेकिन 21 4 25 यानी ये 25 के ज़्यादा करीब है। तो इसका मतलब ये 4.6 के आसपास वैल्यू देगा। इसको अगर मैं ज़्यादा दिल से ना लगाऊं और राउंड ऑफ करके 5 मान दूं तो 1/5 कितना हो जाएगा, देखो डेसिमल लगाया 0, 5 दूनी 10 यानी कि 2 के आस 0.2, यानी कि अगर मैं इसे 2 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ तो सबसे 2 के पास वाली वैल्यू होगी, वहाँ एग्जैक्टली 2 ही लिया हुआ है। तो ठीक है ना, हमने इसको अगर देखें तो ध्यानपूर्वक से हमने इसको सॉल्व किया तो लगभग वैल्यू हमारी सेम आ गई है। क्या कहता है, मास ऑफ Li+3 = 8.3 × मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अच्छा, इतना मानना है क्योंकि लिथियम का तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 × 7। अच्छा ठीक है, ये 7 मानने पे आया है। अगर वो 8 कहता है मानो तो मैं यहाँ 8 लिख दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो 8 लिख दिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और जब 8 बच जाएगा तो ये लास्ट में कितना आ जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो होता है वो ना मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, तो वही मान लेता हूँ। 1/8 × 24, 24 यानी 25 के लगभग 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, इसे मैं 2 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। और ये देखिए दिस इज़ द राइट आंसर, यानी कि वो जो x है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के। बहुत बड़ा नहीं है ये, बस केवल आपको धैर्यपूर्वक टेक्निकली यूनिटरी लॉ का इस्तेमाल करना आना चाहिए और बातों की एक बेहतरीन सी समझ होनी चाहिए। आगे चलेंगे, कहता है हमसे कि गिवन दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स विथ फला, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं, अभी इसको हमने पढ़ाना बाकी है, ठीक है। देख लेता हूँ, पोजीशन लोकेटिंग वर्ड मूव मीटर/सेकंड एक्यूरेसी, ये उसका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो इसे अभी रहने दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि रेडियस ऑफ एन अननोन शेल, एक हमारे पास अननोन शेल है और वो किस में है बच्चों, हाइड्रोजन एटम में है, उसका हमें रेडियस मालूम है, यानी हाइड्रोजन एटम का कोई अननोन शेल है, उसका हमें रेडियस मालूम है कितना, 2.06 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक है भाई। कहता है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन दैट शेल, ठीक है। तो देखो 2πr ये किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब वो हमसे नंबर ऑफ वेव पूछ रहा है, ठीक है। देखो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, और ट्रिक से समझा सकता, बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं किसको, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में n के मतलब को, और मैं कंपेयर करूं बोहर्स के n के मतलब का, तो देखो 2πr = n लैम्डा, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है और ये बोहर्स मॉडल है, जहाँ पर जो n होता है जैसे कि mvr = nh/2π या एटसेट्रा एनर्जी सबका ये जो n रहता है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यानी कि बोहर का n तो शेल होता है, लेकिन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो n होता है वो वेव नंबर होता है। क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो इसको हम कई तरीके सॉल्व कर सकते हैं, चलो हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि r होता है r1 × n², ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें या हम जो फॉर्मूला जानते हैं उसको भी लगा सकते हैं, कई तरीके हैं, देखो एक एक करके। r = क्या होता है बच्चों, 0.53 n²/z होता है। r की वैल्यू कितनी है, 2.06, ये 0.53 है, ये n² है और z1 है, तो इसको 4 बार जाएगा लगभग, तो n², तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2, यानी वो अननोन शेल कौन है, सेकेंड शेल।
और अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो जरा देखो कि कितने वेवलेंथ मौजूद होंगे, 2 वेवलेंथ मौजूद होंगे, यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ वेव, तो कितने नंबर ऑफ वेव होंगे, 2। तो हम n की जो वैल्यू आए वही उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेव। जैसे कि जब यहाँ पे लिखोगे 2πr तो 2 लैम्डा लिखोगे ना, तो कितने वेव मौजूद हैं, 2 वेव मौजूद हैं। यहाँ से पता लगा कि समझा कि नहीं समझा, आपने समझा ही होगा। क्या समझना है आपको कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो n है वो कुछ और बताता है, बोहर का n कुछ और बताता है। बट अगर हम दिमाग से काम करें तो बोहर का अगर n 2 आ रहा है तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में देखो यहाँ कितना डालोगे, 2, तो 2 लैम्डा, यानी कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 आ गई तो उसमें 2 वेव हैं, 3 आ गई तो उसमें 3 वेव हैं, 4 आ गई तो उसमें 4 वेव हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पाए होंगे, और बिल्कुल ये समझना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ वेव हैं वो 2 हैं। मैं इसको रुको थोड़ा समझा ही देता हूँ, नहीं जाना चाह रहा था उधर बट चल देता हूँ। देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में और बोहर मॉडल में रिलेशन में आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर n का मतलब होता है वेव नंबर और यहाँ n का मतलब होता है शेल। बट यहाँ अगर 1 आए तो इसका मतलब कि डी ब्रॉगली में एक वेव मिलेगा। 2 आए तो इसका मतलब कितने वेव नंबर मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 3 आए तो कितने वेव नंबर मिलेंगे, 3 वेव नंबर मिलेंगे। 1, 2, 3 वेव मिलेंगे। तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, 3। तो हमसे कह रहा है कि रेडियस उसका मालूम है, उसमें वेव नंबर बताओ। तो मैंने यही रिलेशन लगाया, देखो 2πr मैंने n लैम्डा, बट यहाँ से देखो रेडियस हमको मालूम है, रेडियस की वैल्यू अगर डाल भी दोगे तुम तो क्या हो जाएगा, वो वाली वैल्यू डाल दोगे तो कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पास। देखो ऐसे फंस जाओगे, 2 × पाई इंटू 2.06 n लैम्डा। अब तुम्हारे पास n भी अननोन है, लैम्डा भी अननोन है। तुम्हें यहाँ ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक क्या कहता है कि चुपचाप तुम बोहर वाला क्या निकालो, n, और जो आए उसको खट से किससे रिलेट कर दो, डी ब्रॉगली से। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। r कितना है, r है हमारा 2.06 0.53 n स्क्वायर बाई 1, यहाँ से n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो दूसरे शेल में कितने वेव नंबर मौजूद, देखो 1, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे सरकारों को, मेरे दिल के टुकड़ों को ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या पता लगेगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइंड आउट वेवलेंथ एसोसिएटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अच्छा, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ होना चाहिए, विद द इलेक्ट्रॉन present in that shell, that unknown shell, and wavelength associated with the photon for 2 to 1 electronic transition। अच्छा देखो समझाता हूँ। हमसे कहता है बच्चों कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के किसी अननोन शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी मालूम है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z² n²। हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये -3.4 अपॉन -13.6, ये 1/n², 3 चौक 12, ये 4 बार जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी वो अननोन शेल यहाँ भी कौन है, दूसरा शेल। दूसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ही, हाइड्रोजन एटम के दूसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ही जो एनर्जी है वो कितना आएगी बच्चों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। देखो हमसे कहता है, उससे क्या कहता है कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन पता लगाओ। ठीक है, n पता लग गया, हमें उसका क्या चाहिए, हमें वेवलेंथ चाहिए उसका। तो ठीक है, दूसरे सेल में है तो उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 2πr = n लैम्डा। r की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 2πr1 × n², और ये किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के। n से n काट दिया तो वेवलेंथ कितना आ गया, 2πr1 × n। अब n कितना आया है, 2, सबकी वैल्यू डाल दो, 2 × पाई। अब हाइड्रोजन का r1 कितना होता है, 0.53। भाई r = 0.53
एन स्क्वायर बाई जेड होता है, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 डालोगे तो 0.53 आ जाएगा, यानी इंटू 0.53 इंटू 2, ये लैम्डा तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 और 4 पंचे 20, 21, 2.12 पाई के आसपास आ जाएगा। अब उसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो पाई की भी वैल्यू डाल दो। यहाँ से हमें पता लग गया कि उस इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 212 पाई के बराबर आ जाएगी। इसे मैं बॉक्स में कर देता हूँ। अब हमसे एक बात और पूछ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। कह रहा है कि अगर इस एटम में इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से कहाँ जंप करे, पहले शेल में, तो उसका क्या बताओ, उसका वेवलेंथ बताओ। तो मैं इसका बहुत टॉप का फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ जो आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते भी हैं। देखो बच्चों, अगर कहीं N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन यानी ट्रांजिशन हो रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखना, जो हमारा लैम्डा होगा वो 12400 अपॉन डेल ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे तो वो एंगस्ट्रॉम में आता है। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 12400। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, सेकेंड सेल से पहले सेल में। सेकेंड सेल की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन में, -3.4 और पहले की -13.6। इसको सॉल्व करोगे तो 12400 अपॉन ये 10.2, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। डेसिमल हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, लगभग इसे तुम 100 मान दो तो ये कितना आ जाएगा, 100 मान दोगे तो 2 जीरो उड़ेगा, लगभग 1240 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। इससे जस्ट छोटी वैल्यू होगी, यानी कि 1239 बोल दो तुम, कुछ 39 से जस्ट बड़ा, 40 से जस्ट छोटा, क्योंकि 102 है, 100 नहीं है, मैंने राउंड ऑफ मारा है। तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना प्यारे सरकारों को बहुत मैनर्ड वे में आना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो, किसी भी टॉपिक की जान होती है उसकी थियरी। आगे चलेंगे बच्चों और बहुत सारी बातें सीखेंगे। कहता है पार्टिकल नेचर प्रेजेंट इन लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाई। पार्टिकल नेचर को किससे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी से एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन प्लैंक्स ने नहीं किया था, आइंस्टाइन ने किया था, बट इस्तेमाल किसकी थियरी को किया था, प्लैंक्स के क्वांटम थियरी का इस्तेमाल किया था। पीछे पढ़ाया हूँ ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत अच्छा लेक्चर डला हुआ है। आगे कहता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड बाई। वेव नेचर किसने, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन होता है। बिल्कुल। आगे चलते हैं। कहता है हमसे कि एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी नियरली, ठीक है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। अब काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखो, H अपॉन √2m की वैल्यू डालो और तेजी से कैलकुलेशन करना सीखो। देखो, H की जगह 6.634 इंटू 10 की पावर -34 लिख सकते हो। √2 m को 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और उसे 2.8 इंटू 10 की पावर -23। इसे अगर तुमने देसी स्टाइल में सॉल्व किया कि नहीं सर जी मैं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, तो ये गलत बात है। जो अपने टीचर की बात नहीं मानेगा वो नई चीज़ें कैसे सीखेगा, फंस जाएगा हमेशा, हमेशा उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो तुम मेरी बात मानो। देखो मैं इसको कैसे सेकंडों में छू मंतर करता। बच्चों गला आज थोड़ा साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ये है 6.6 मान लो इंटू 10 की पावर -34 नीचे, इसे 9.1 को 9 मान लो, इसे 3 मान लो, तो 9 3 जा 27, 2 जा 54, √54 हो गया। और -31 और -23, 3 1 4 और 3 2 5 इंटू 10 की पावर 3 1 4 और 3 2 5 -54 हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये बाहर निकालोगे तो -27 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। 6.6 इंटू 10 की पावर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो -27 ऊपर चला जाएगा तो +27 हो जाएगा अपॉन 54 है 54। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो ये 49 के ज़्यादा क्लोज है, तो यानी ये कुछ 7
पॉइंट x जैसी वैल्यू आएगी। अब जरा देखो, ये 1 से छोटा होगा, इसको मैं अगर 6.6 को 7 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करूं तो वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी ना। यानी देखना ध्यान से, ये 10 की पावर 27 में 7 जोड़ दोगे इतना हो जाएगा अगर, और ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही तुम उसे, यहाँ पे तो कोई वैल्यू 1 से छोटी दी नहीं हुई, जैसे ही तुम उसे 1 से बड़ी करोगे यानी डेसिमल को इधर फिक्स करोगे तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। और 10 की पावर -8 के मल्टीपल की एक ही वैल्यू दी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पता नहीं समझा कि नहीं समझा, अब नहीं समझा तो एग्जैक्ट सॉल्व कर लेना, 54 का रूट लेना और उससे सॉल्व कर देना, आ जाएगा। मैंने तो दिमाग लगा दिया क्योंकि मैं देख रहा था कि सबके मल्टीपल्स सेम नहीं है, सबके मल्टीपल्स अलग अलग हैं, तो मैंने पकड़ लिया था बात को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। कहता है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 थर्ड ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ वेवलेंथ कितना होगा, यही तो पूछ रहा है ना। ठीक है भाई, ये देखो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो ये 2 पाई आर 3 इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो ये 2 पाई R1 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये तो सीखे होगे ना पीछे, एन लैम्डा, एन की वैल्यू 3 कर दो क्योंकि तीसरे के लिए पूछा है, तो एन से एन कट गया, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 2 पाई R1 1.53 इंटू 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 का 8 हाथ 1 56 30 30 1 31 यानी कि 3.18 इंटू पाई यानी 3.18 इंटू 3.14, तो 3 त्रिक का 9, यानी कि ये 9 से जस्ट बड़ा आएगा, कोई बात नहीं, 9.x और इंटू ये एंगस्ट्रॉम में आएगा ना, तो एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 9.x इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आएगा। तो 9.x इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 में है। तो बच्चों देखो, यहाँ आप मुझसे केमिस्ट्री बाद में सीखना, यहाँ आप मुझसे सबसे पहले क्या सीखो, यहाँ आप मुझसे सीखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे कर रहा मैं। आगे चलते हैं, कहता है इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फोर्थ बोहर ऑर्बिट का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है वो 4 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, तो कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो 2 पाई आर ही तो सर्कमफ्रेंस होगा। फोर्थ के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और लैम्डा, तो 4 और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो कितना आ जाएगा 16 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा 2 पाई आर। अरे ये पीछे समझाया ना कि जो बोहर का एन होगा वो उठा के सीधे तुम डी ब्रॉगली के एन में डाल देना, बट दोनों का मतलब सेम नहीं है। बोहर का एन शेल को रिप्रेजेंट करता है और डी ब्रॉगली का एन वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बट आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, रिजल्ट एकदम एक्यूरेसी से आएगा। तो प्यारे बच्चों आगे चलता हूँ, यानी ये 16 एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी दिस इज द राइट आंसर। 11वें में चलता, कहता है नंबर ऑफ वेव इन फोर्थ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ वेव कितना होगा फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव होंगे, पीछे मैंने बोला था ना, पहले में कितने 1, दूसरे में कितने 2, तीसरे में कितने 3। अरे पीछे पता है ना रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली, फिर से बता देता हूँ। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और बोहर मॉडल में अगर कोई कहे रिलेशन बताओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ n किसको शो करता है वेव नंबर को, और यहाँ n किसको शेल को। ठीक है, तो पहले शेल में इसका 1, तो यहाँ अगर 1 करोगे तो वेव कितना आ जाएगा 1, यानी वेव नंबर 1 है। दूसरे शेल में 2, तीसरे सेल में 3, तो चौथे सेल में कितने वेव नंबर आ जाएंगे 4, यानी 1 2
3 4, चौथे सेल में 4 वेव नंबर मौजूद होंगे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ वेव्स 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विथ 200 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, देख लेता हूँ फ्रेम में है कि नहीं है, तो एक नंबर, अगर किसी को 200 और 50 वोल्ट से करते हैं तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन एट 200 कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m, q इलेक्ट्रॉन 200 और एट 50 कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट m इलेक्ट्रॉन, q इलेक्ट्रॉन 50, तो ये 200 पे था, ये 50 पे, तो लैम्डा 200 अपॉन लैम्डा 50 कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2me QE 50 अपॉन 2me QE इंटू 200, ये कट जाएगा, चौका 20, यानी 1/2 आ जाएगा, यानी कि रेशियो 1:2 आ जाएगा, यानी कि 200 वोल्ट पे जो वेवलेंथ आएगा और 50 वोल्ट पे, दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये 2:1 का रेशियो आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, कहता है बच्चों कि फॉर अ वैलिड बोहर ऑर्बिट इट्स सर्कमफ्रेंस ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पाई आर शुड ऑलवेज इक्वल्स टू n लैम्डा, तो ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर आना चाहिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, कहता है व्हाट शुड बी द मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल if its de Broglie wavelength is 1 angstrom and the value of h is इतना अर्ग सेकेंड, ठीक है, बहुत लैम्डा दिया है, मोमेंटम पूछ रहा है और h दिया है, ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, h अपॉन लैम्डा हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये देखो h की वैल्यू राउंड ऑफ करो 6.6 इंटू 10 की पावर -27, ये अर्ग और सेकेंड में है, अपॉन वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, इसको और सॉल्व करो तो मोमेंटम कितना आ रहा है 6.6 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड, और एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -8 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। इसे सॉल्व करोगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर -27 प्लस 8 अर्ग सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी पर सेंटीमीटर, यानी बच्चों 6.6 इंटू 10 की पावर -19। तुम्हें लगेगा हाँ 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 आ गया पहला आंसर करेक्ट है, अरे थम जाओ, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है और ये तुम्हारा अर्ग सेकेंड पर सेंटीमीटर में आया है, दूर दूर तक दोनों का कोई रिश्ता नहीं, बहुत आसानी से कन्वर्जन हो सकता है। 6.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -7 जूल सेकेंड पर सेंटीमीटर लिख सकता, क्योंकि 1 अर्ग 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है, या 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो जूल वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी न्यूटन मीटर लिख सकते हो। 6.6 इंटू 10 की पावर -26 क्या लिख सकते हो, न्यूटन, जूल की जगह न्यूटन मीटर लिख सकते हो, सेकंड को सेकंड रहने दो और नीचे क्या है सेंटीमीटर है, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर अगर लिखे हो प्यारे बच्चों तो न्यूटन फोर्स है ना, तो फोर्स की जगह क्या पुट कर सकते हो m इंटू ए, यानी 6.6 इंटू 10 की पावर -26 न्यूटन की जगह क्या पुट कर सकते हो किलोग्राम, और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड, और अपॉन में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ध्यान से इसे सॉल्व करोगे तभी आएगा, सेकेंड से सेकेंड कटा, चलो भाई सेकेंड तो अपॉन में आया, तो क्या बचा, ध्यान पूर्वक देखते रहना, घबराना मत। 10 की पावर -26 किलोग्राम को ग्राम में बदलो 1000, और ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को जब तुम सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर स्क्वायर है, तो
तो इसको 100 सेंटीमीटर करोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इंटू 1 2 3 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है सेकेंड इंटू सेंटीमीटर, और ये हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, किलोग्राम को ग्राम में और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ क्या रहेगा, ग्राम। अब बच्चों ये सेकेंड कट के बचा है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड बचा रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6.6 इंटू 10 की पावर -26 इंटू 3 और 4 3 7 10 की पावर 7 प्लस के साथ, और ये सेंटीमीटर ग्राम अपॉन सेकेंड, ये कितना आ जाएगा 6.6 और ये 6 गया और 10 की पावर -19 आएगा, बट वो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। अच्छा हाँ, वैल्यू वही आ जा रही है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा वही आएगा, ये पूरे कन्वर्जन के बाद वही वैल्यू आ रही है। अब किस्मत ठीक थी कि गलत करने पे भी तुम्हारा आता, बट हमेशा आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको यूनिट्स का भी तो अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज खट से क्या हो जाएंगी चीज़ें गलत। यहीं बोल दोगे कि जूल सेकेंड सेंटीमीटर में है, बट हमको डिमांड किस में कर रहा है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे सरकारों को समझ में, ये अर्ग सेकेंड सेंटीमीटर में है। इससे एक चीज़ तो समझ में आती है, ठीक है, कि अगर हम चाहें तो हमने देखा कि हमने इसको कन्वर्ट किया इसमें, यानी चाहे कहीं लिखा हो, अब यहाँ रिजल्ट बना लो कि चाहे अगर कहीं लिखा है अर्ग सेकेंड सेंटीमीटर और कहीं लिखा है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, तो इसका मतलब सेम ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ मूविंग विद द सेम स्पीड। तो जरा देखो, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, वी सेम है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो मास सबसे ज़्यादा किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड का, और क्या भाई जो मॉलिक्यूलर मास होगा इसका सबसे ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, 16 दूनी 32 और 32 64 AMU के बराबर। आगे चलेंगे, कहता है कि इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा समझाता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, सबसे पहले इतना बताओ कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में विजिबल रीजन में सिर्फ 4 लाइनें बिलोंग करती हैं, बाकी विजिबल रीजन में नहीं बिलोंग करती। n इक्वल्स टू 2 3 4 5, देखते रहना। अगर 3 से 2 में गिरता है इलेक्ट्रॉन, तो प्यारे बच्चों उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब विजिबल में कौन आता है, VIB GYOR। तो ध्यान पूर्वक देखना कि हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। ठीक है, संभाल दूंगा, टेंशन न लो। इधर से इधर गए तो एनर्जी घट रही है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। जब एकदम पास से गिरेगी तो सबसे कम एनर्जी इमिट करेगी, और सबसे कम एनर्जी जरा बताओ कि किसकी है इसमें। तो सबसे कम एनर्जी अगर देखी जाए तो रेड की है, यानी रेड कलर दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन को 3 से 2 में गिरना पड़ेगा। अब जैसे ही 4 से 2 में गिरेगा तो एनर्जी 3 से 2 के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो रेड से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ऑरेंज की। अब जब बच्चों ये 5 से 2 में गिरेगा, तो 5 से 2 में जब गिरेगा तो ऐसी स्थिति में ज़रा देखो क्या हो जाएगा, एनर्जी रेड और ऑरेंज से भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। येलो दिखेगा, 3 हो गया। अब ज़रा देखो n इक्वल्स टू 6 से जब 2 में गिरेगा तो थोड़ी और एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई 2 से 1 में गिरेगा तो एक फोटोन इमिट करेगा, उसकी कुछ एनर्जी होगी,
और वो एनर्जी विजिबल रीजन में रेड कलर की होगी, क्योंकि क्योंकि बामर सीरीज में शुरू की 4 लाइनें ही विजिबल रीजन की मिलती हैं। तो पहली लाइन जो कि सबसे कम एनर्जी वाली है वो कौन है? रेड, यानी 3 से 2 में गिरेगा तो रेड दिखेगा, क्योंकि यहाँ सबसे कम एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। ऐसे इसमें ऑरेंज, ऐसे इसमें येलो, और ऐसे इसमें कौन सा दिख जाएगा बच्चों? ग्रीन दिख जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे बोल दें 1 2 3 4, बट होता क्या है कि जो लास्ट लाइन है, हमेशा जो लास्ट लाइन है उसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? जैसे विजिबल रीजन में 4 लाइनें दिखती हैं, तो लास्ट लाइन में हम इसको कंसीडर करते हैं कि सबसे दूर से आ रहा है। ये आपको समझ में आ गई है? तो देखिए, हमसे पूछ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, रेड एंड से हमें कौन सी लाइन चाहिए? हमको चाहिए थर्ड लाइन। तो देखो 1 2 3, रेड एंड से 1 2 3, थर्ड लाइन कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में गिरेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। सामान्य तौर पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो परेशानी दे देगा आपको बिना नॉलेज के। देखिए, यहाँ से पूरा का पूरा जो हमने आपको पढ़ाया वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, डी ब्रॉगली के वेवलेंथ थे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत आपके किसी काम आएगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।